हेलो एवरीवन, हम BHIC 108 के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोप में साहित्य की वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोप में साहित्य की वृद्धि कैसे हुई। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के साहित्यिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस काल में साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक परिवर्तन का माध्यम भी बना। पुनर्जागरण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस दौर में वैज्ञानिक चेतना, तर्कवाद, मानवतावाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विचार साहित्य में स्पष्ट रूप से उभर कर आए। अब हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी का जो साहित्यिक विकास था वो कैसा रहा। 17वीं शताब्दी में यूरोप में साहित्य पर धार्मिक संघर्षों, राजनैतिक अस्थिरता और वैज्ञानिक खोजों का गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय बारोक साहित्य की परंपरा विकसित हुई, जिसमें भावनात्मक, कल्पनाशीलता और जटिल भाषा का प्रयोग किया गया। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर के जो नाटक, जॉन मिल्टन की कृति जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट, तथा फ्रांस में कार्नेल और रैसिन के नाटक इस युग की प्रमुख उपलब्धियां थी। साहित्य में नैतिकता, धर्म और मानव जीवन के संघर्षों को गहराई से चित्रित किया गया। 18वीं शताब्दी को यूरोप में प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया गया। साहित्य का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और अंधविश्वासों का विरोध करना था। फ्रांस में वोल्टेयर, रूसो और मोंतेस्क्यू ये कुछ लेखकों के नाम है जिन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया। इंग्लैंड में जोनाथन स्विफ्ट और डैनियल डिफो ने व्यंग्य और उपन्यास के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों की आलोचना भी की। अब हम बात करते हैं उपन्यास और पत्रकारिता का उदय कैसा रहा 17वीं और 18वीं शताब्दी में। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में उपन्यास एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में उभरा। मध्यम वर्ग के विस्तार और शिक्षा के प्रसार ने पाठक वर्ग को बढ़ाया। डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो और हेनरी फील्डिंग के उपन्यास इस परिवर्तन के प्रतीक थे। साथ ही समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विकास ने साहित्य को व्यापक जन समूह तक पहुंचाया और सबके सामने अपना विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने का काम किया। अब हम बात करते हैं समाज और साहित्य का पारस्परिक संबंध की बात करें कि क्या दोनों के बीच संबंध है। तो इस काल में साहित्य और समाज के बीच गहरा संबंध स्थापित हुआ। लेखकों ने राजशाही, चर्च और सामाजिक असमानताओं की आलोचना की। साहित्य अब केवल दरबार या कुलीन वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामान्य जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने लगा। महिलाओं की शिक्षा और लेखन में भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोप में साहित्य की वृद्धि व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिवर्तनों का परिणाम थी। इस काल के साहित्य ने आधुनिक यूरोपीय विचारधारा की नींव रखी और स्वतंत्रता, तर्क तथा मानव गरिमा जैसे मूल्यों को मजबूत किया। इस प्रकार यह दौर यूरोपीय साहित्य के इतिहास में एक निर्णायक और प्रेरणादायक चरण भी सिद्ध हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वीं शताब्दी के यूरोपीय संकट के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर हमें चर्चा करनी है, उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 17वीं शताब्दी का यूरोपीय संकट था क्या? तो 17वीं शताब्दी को यूरोपीय इतिहास में सामान्य संकट की शताब्दी माना जाता है, यानी जनरल क्राइसिस की शताब्दी कहा जाता है। इस काल में यूरोप ने एक साथ राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी, सामाजिक तनाव, धार्मिक संघर्ष और जनसांख्यिक संकट का अनुभव किया। अब हम बात करते हैं इतिहासकारों के अनुसार यह संकट केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, लगभग पूरे यूरोप में फैल गया, अलग अलग रूपों में वहां पे देखने को मिला। 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में राजनीतिक उथल पुथल देखने को गई। जैसे कि इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ, जब 1642 से लेकर के 49 के बीच में जो इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा था, जिसमें राजा चार्ल्स जो था उसको मृत्यु दंड दिया गया। फिर फ्रांस में फ्रॉन्ट आंदोलन जो हुआ था उसमें राजसत्ता को चुनौती दी गई थी। फिर थर्ड की बात करें तो स्पेन, पुर्तगाल और पवित्र रोमन साम्राज्य में भी विद्रोह और सत्ता संघर्ष जारी रहे। अब ये बताया गया कि जो राजनीतिक संकट रहे अलग अलग देशों में रूपों में देखने को मिले। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि पारंपरिक राज सत्ताएं दबाव में थी और निरंकुशता बनाम प्रतिनिधि शासन का संघर्ष तेज हो रहा था। अब हम बात करते हैं आर्थिक संकट की। तो इस काल में यूरोप को गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, जिससे कई इतिहासकार लघु हिमयुग से जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं महंगाई और बेरोजगारी की। तो महंगाई, बेरोजगारी और व्यापार में भी मंदी फैल गई। स्पेन जैसे देशों में औपनिवेशिक चांदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई,
यानी आर्थिक संकट ने आम जनता के जीवन को कठिन बना दिया और सामाजिक असंतोष को भी जन्म दिया। अब हम बात करते हैं सामाजिक संकट क्या था। तो आर्थिक कठिनाइयों का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ा। अगर आर्थिक कठिनाइयां आएंगी तो समाज पे इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब प्रभाव किस रूप में देखने को मिले, तो किसानों पर करों का बोझ बढ़ गया, जिससे किसान बहुत सारे आंदोलन किए किसानों ने। अभिजात वर्ग और सामान्य जनता के बीच तनाव भी बढ़ता गया। अपराध और भिक्षावृत्ति और सामाजिक अव्यवस्था में वृद्धि हुई। समाज में असमानता और असुरक्षा की भावना भी देखने को मिली। अब हम बात करें धार्मिक संकट क्या था। तो धर्म की भी इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 30 वर्षीय युद्ध यानी कि 1618 से लेकर के 48 कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शक्तियों के बीच जो हुआ था, मतलब कि यहाँ पे जो चर्च के थे और जो आम जनता थी उनके बीच में काफी ये संघर्ष देखने को मिला था। धार्मिक असहिष्णुता ने हिंसा और विनाश को बढ़ाया। चर्च की सत्ता और धार्मिक संस्थाओं पर प्रश्न भी उठने लगे। यानी धार्मिक संघर्षों ने राजनीतिक और आर्थिक संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब बात करते हैं जनसांख्यिकी संकट कैसा था वहां पे। तो 17वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत सारे युद्ध हुए थे, अकाल पड़ा था और महामारियां बहुत सारी देखने को मिली थी, इसलिए बहुत ज्यादा जनसंख्या कम हो गई थी और कई क्षेत्रों में तो कई सारे गांव उजड़ गए और श्रम शक्ति कम हो गई। इससे उत्पादन और आर्थिक पुनरुत्थान में बाधा आई। तो ये सारे हमने पॉइंट्स लिख लिए। अब हमें कंक्लूजन लिखना है कि 17वीं शताब्दी का यूरोपीय संकट बहुआयामी था, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली, आर्थिक मंदी देखने को मिली, सामाजिक तनाव देखने को मिला, धार्मिक संघर्ष और जनसांख्यिक गिरावट भी शामिल थे इसमें। हालांकि इसी संकट ने आगे चलकर आधुनिक यूरोप की नींव भी रखी, जैसे कि राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, आधुनिक प्रशासन का उदय हुआ और नई आर्थिक व राजनीतिक सोच का विकास हुआ। इस प्रकार यह संकट विनाश के साथ साथ परिवर्तन का भी प्रतीक था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के कुछ महत्वपूर्ण कट्टरपंथी परिवर्तनवादी संप्रदायों पर चर्चा कीजिए तथा उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड गहरे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। जैसे इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ और राजतंत्र के पतन ने केवल सत्ता संरचना ही नहीं बदली, बल्कि समाज में अनेक कट्टरपंथी परिवर्तनवादी संप्रदायों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। ये संप्रदाय चर्च, राज्य और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध आवाज उठाते थे और समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वाधीनता पर ज्यादा बल देते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पहला जो है लेवलर्स की। लेवलर्स इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली कट्टरपंथी राजनीतिक समूहों में से एक था। मतलब लेवलर्स इंग्लैंड में एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह था, जिसकी विचारधारा क्या थी। तो सभी पुरुष थे, उनको मताधिकार होना चाहिए, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, संसद की सर्वोच्चता होनी चाहिए, मनमानी कर वसूली और निरंकुश सत्ता का विरोध भी यह समुदाय कर रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं योगदान का मूल्यांकन कि लेवलर्स जो थे उनका योगदान क्या था। तो लेवलर्स ने लोकतांत्रिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उनका प्रसिद्ध दस्तावेज एग्रीमेंट ऑफ द पीपल यानी कि आधुनिक संविधानात्मक सोच का प्रारंभिक रूप माना जाता है। हालांकि वे तत्काल सफल तो नहीं हुए, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की अवधारणा में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड के डिगर्स। डिगर्स को ट्रू लेवलर्स भी कहा जाता है। इनके नेता जेरार्ड विस्टैनली थे। अब इनकी विचारधारा क्या थी। डिगर्स समुदाय के जो लोग थे उनकी क्या विचारधारा थी। तो निजी संपत्ति का वो लोग विरोध करते थे। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। उनका मानना था कि भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए, ईसाई नैतिकता पर आधारित समाज का संचालन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनके योगदान की कि इनका योगदान क्या रहा। तो डिगर्स ने सामाजिक और आर्थिक समानता की सबसे कट्टरपंथी कल्पना प्रस्तुत की। यद्यपि उनका आंदोलन अल्पकालिक ही रहा, मतलब थोड़े समय के लिए रहा और उन्होंने कठोर दमन का सामना भी उनको करना पड़ा, फिर भी उन्हें समाजवादी विचारों का अग्रदूत माना जाता है। और जो संप्रदाय थे तो वो थे क्वेकर्स। क्वेकर्स एक धार्मिक सुधारवादी संप्रदाय थे, जिनके संस्थापक थे जॉर्ज फॉक्स। अब इनकी विचारधारा की बात करें तो इनकी विचारधारा थी कि हर व्यक्ति में ईश्वर का आंतरिक प्रकाश होता है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का एक अपना आंतरिक प्रकाश होता है, जिससे इंसान मतलब अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में तरह वो समझ सकता है होता है। औपचारिक चर्च और पादरियों का विरोध करना और अहिंसा, सादगी और समानता को पर जोर देना इनकी विचारधारा थी। अब हम बात करते हैं योगदान का मूल्यांकन कि इनका क्या योगदान रहा। तो क्वेकर्स ने धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। आगे चलकर उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार और दासता विरोधी आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान दीर्घकालिक और सकारात्मक माना जाता है। ठीक है, यानी डिगर्स जो थे उनका योगदान बहुत लंबे समय तक नहीं था, लेकिन
जो क्विकर्स संप्रदाय था उनका योगदान काफी लंबे समय तक भी रहा और सकारात्मक माना गया। ठीक, जो नेक्स्ट था वो था फिफ्थ मोनार्की मैन। यह संप्रदाय बाइबल की भविष्यवाणियों पर आधारित था। अब इनकी विचारधारा क्या थी कि ईसा मसीह जो थे उनका पूरा गमन की प्रतीक्षा करना और संसार शासन का विरोध करना, धार्मिक राज्य की स्थापना का समर्थन करना। अब उनके योगदान की बात करें तो इनका प्रभाव सीमित रहा तथा ये अधिकतर उग्र और धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित थे। राजनीतिक रूप से ये असफल रहे, लेकिन उन्होंने धार्मिक कट्टरता के सामाजिक प्रभाव को उजागर किया समाज के अंदर। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको कि इंग्लैंड के कट्टरपंथी परिवर्तनवादी संप्रदायों ने 17वीं शताब्दी के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विचारों को नई दिशा दी, तंत्र की नींव रखी। डिगर्स ने सामाजिक समानता की कल्पना प्रस्तुत की और क्विकर्स ने धार्मिक सहिष्णुता को सुदृढ़ किया। यद्यपि इनमें से अधिकांश आंदोलनों को तत्काल सफलता नहीं मिली, फिर भी उनके विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक, समाजवादी और मानवाधिकार आधारित चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार इन संप्रदायों का योगदान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में अर्थव्यवस्था तथा समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। औद्योगिक क्रांति से आशय उत्पादन की उस ऐतिहासिक प्रक्रिया से है जिसमें परंपरागत हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों के स्थान पर मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई और धीरे धीरे यूरोप के अन्य भागों में फैल गई, जबकि इसका पूरा विकास आधुनिक काल में हुआ, परंतु इसके बीज प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के लगभग 16वीं से 18वीं शताब्दी में ही दिखाई देने लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की पृष्ठभूमि के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। उत्पादन घरेलू उद्योगों और कुटीर उद्योगों में होता था। व्यापारिक पूंजीवाद का उदय हो चुका था। उपनिवेशों से कच्चा माल और धन आने लगा था। जनसंख्या में वृद्धि और बाजार का विस्तार हो रहा था। तो ये जो सारी परिस्थितियां थी, इससे औद्योगिक परिवर्तन में अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं कि इस पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दो तीन तरीकों से देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्पादन प्रणाली में क्या परिवर्तन हुए। तो औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को घरेलू कार्यशालाओं से हटाकर कारखानों में केंद्रित कर दिया। मशीनों के ज्यादा उपयोग से उत्पादन और ज्यादा बढ़ा और सस्ता भी हुआ और ज्यादा मात्रा में होने लगा। अब हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है कृषि से उद्योग की ओर झुकाव। कृषि पर निर्भरता घटने लगी, उद्योगों का महत्व बढ़ा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव पड़ा और औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। इससे मतलब ये है कि जब ज्यादा उद्योगों का महत्व बढ़ेगा तो गांव से लोग शहर की ओर शिफ्ट होने लगेंगे, औद्योगिक नगरों का विकास होगा, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि पूंजीवाद का सुदृढ़ीकरण। यानी औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक पूंजीवाद को तो जन्म दिया। व्यापारिक और उद्योगपति एक नए पूंजीपति वर्ग के रूप में उभरे, जबकि मजदूर जो वर्ग थे उनका इस वजह से गठन हुआ। मतलब कि व्यापारी और उद्योगपति, ये तो पूंजीपति वर्ग था जो पैसा लगाता था व्यापार में, लेकिन उसको चलाने के लिए मजदूर वर्ग का भी गठन हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि सामाजिक वर्गों का पुनर्गठन, यानी कि औद्योगिक क्रांति से समाज में नए वर्ग उभरे। अब वो वर्ग कौन कौन से थे? एक तो जो पूंजीपति वर्ग थे, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग। दूसरा जो वेतनभोगी मजदूर वर्ग थे। जो पूंजीपति वर्ग थे उनके अंदर ये मजदूर काम करते थे। पारंपरिक सामंती वर्ग की भूमिका धीरे धीरे कम होती गई। अब नगरीकरण की बात करें तो कारखानों के आसपास जो थे वो शहर बसते गए और ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करने लगे, जिससे नगरीकरण क्या हो गया? तेज हो गया। अब इसके साथ साथ श्रमिकों की स्थिति क्या रही? तो प्रारंभिक दौर में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जैसे कि शुरू में उन पे बहुत ज्यादा काम डाल दिया जाता था, काफी देर तक काम कराया जाता था, लंबे कार्य घंटे होते थे, मजदूरी भी कम दी जाती थी, महिलाओं और बच्चों का इस शोषण भी किया जाता था। इन परिस्थितियों ने आगे चल करके श्रमिक आंदोलनों को भी जन्म दिया। अब हम आगे बात करते हैं कि सामाजिक विचारों और चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति ने नए सामाजिक विचारों को जन्म दिया। पहला था लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, दूसरा था सोशलिज्म समाजवाद, और थर्ड था ट्रेड यूनियन आंदोलन, यानी कि समानता, न्याय और अधिकारों की मांग इन सब चीजों से तेज हुई। अब कंक्लूजन में आपको लिखना है औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह एक गहन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में इसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। इसने आधुनिक यूरोपीय समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की नींव रखी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति यूरोप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटानी ताज और उसकी अमेरिकी उपनिवेश बस्तियों के बीच बढ़ते विद्वेष की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि 18वीं शताब्दी के बीच तक की जो अवधि थी उसमें उत्तरी अमेरिका की 13 ब्रिटिश उपनिवेश बस्तियां औपचारिक रूप से ब्रिटानी राज्य के अधीन थीं, परंतु व्यवहार में वे काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुकी थी। इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक मतभेद धीरे धीरे गहराते गए, जिन्होंने अंततः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1775 से लेकर 83 के बीच में हुआ था, इसका रूप ले लिया। यह विद्वेष अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था। अब हम बात करते हैं औपनिवेशिक स्वायत्तता और ब्रिटिश की क्या नीति थी। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ब्रिटेन ने उपनिवेशों पर सौम्य उपेक्षा की नीति अपनाई। अब ये नीति में ये क्या बातें थी, तो इनको ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि उपनिवेशों को अपने स्थानीय सभा और प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता मिली। इससे उपनिवेशों में स्वशासन की भावना विकसित हुई, लेकिन 1760 के बाद ब्रिटेन ने नियंत्रण कड़ा करना शुरू किया, जिसमें टकराव की नींव रखी गई। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण और कर नीति क्या थी। ब्रिटेन को 7 वर्षीय युद्ध, जो कि 1756 से लेकर के 63 तक चला, उसके बाद भारी कर्ज का सामना भी करना पड़ा। इसकी भरपाई के लिए उसने उपनिवेशों पर नए कर लगाए। अब वो उसने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे उसका शासनकाल था उनसे वो कर ज़्यादा वसूलने लगे, ताकि वो अपनी भरपाई कर सके जो उनको नुकसान हुआ था। तो उसमें उन्होंने कुछ एक्ट लगाए थे, जैसे शुगर एक्ट था 1764 में, फिर स्टैम्प एक्ट लगाया था 65 में, टाउनसेंड कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था 1767 में, फिर चाय अधिनियम लगा था 1773 में। उपनिवेशों ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। मतलब कि उनका तर्क यह था कि ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके कारण वो कर लगाना यहाँ अन्यायपूर्ण है उनके खिलाफ। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, राजनीतिक असंतोष और दमनकारी कानून। ब्रिटिश सरकार ने विरोध को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, जिसमें पहला था बोस्टन नरसंहार। बोस्टन नरसंहार 1770 ने तनाव को और बढ़ाया। फिर सेकेंड है बोस्टन टी पार्टी, यानी 1773 के बाद ब्रिटेन ने दमनकारी कानून लागू किए। इन कानूनों ने उपनिवेशों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया और ब्रिटेन के प्रति आक्रोश बढ़ा दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वैचारिक और बौद्धिक प्रभाव। जो प्रबोधन युग के विचारों के उपनिवेशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे जॉन लॉक जैसे विचारकों के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, जनता की सहमति पर आधारित शासन की अवधारणा। इन विचारों ने उपनिवेशवासियों को यह विश्वास दिलाया कि अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध विद्रोह नैतिक रूप से उचित है। उपनिवेशों की एकता और संगठित विरोध। ब्रिटिश दमन ने उपनिवेशों को एकजुट किया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, जो कि 1774 में हुआ था, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस 1775 में। यहाँ से संघर्ष संगठित रूप लेने लगा और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खुला विद्रोह शुरू हुआ। अब कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि जो ब्रिटेनी राज्य था वो अमेरिकी उपनिवेशों के बीच बढ़ता विद्वेष, आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधिकारों के हनन और वैचारिक जागरण का परिणाम था। कर नीति, दमनकारी कानून और प्रतिनिधित्व के अभाव ने उपनिवेशों को ब्रिटेन से अलग होने की दिशा में धकेल दिया। अंततः यही प्रक्रिया 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा और एक नए राष्ट्र के उदय का कारण बनी। इस संघर्ष ने न केवल अमेरिकी इतिहास बल्कि विश्व इतिहास में भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक विज्ञान में हुए विकास क्रमों पर चर्चा कीजिए। तो आधुनिक विज्ञान का अर्थ क्या था? तो आधुनिक विज्ञान से आशय उस वैज्ञानिक परंपरा से है जो तर्क, प्रयोग, गणित और अवलोकन पर आधारित है। इसका विकास मुख्यतः 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, जिसे प्रायः वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें मध्यकालीन धार्मिक और दार्शनिक धारणाओं को चुनौती दी तथा ज्ञान को समझने का एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो मध्यकालीन विचारों से विच्छेद। मध्यकाल में विज्ञान जैसे अरस्तु और चर्च की शिक्षाओं से नियंत्रित था। प्रकृति की व्याख्या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर की जाती थी। आधुनिक विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण विकास क्रम यही था कि ज्ञान को धार्मिक विश्वासों से अलग करना। तर्क और अनुभव को सत्य की कसौटी माना गया। इस परिवर्तन ने वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। अब हम बात करते हैं खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी क्या क्या परिवर्तन हुए। तो आधुनिक विज्ञान के विकास में खगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। गैलीलियो ने दूरबीन के माध्यम से खगोलीय अवलोकनों को प्रमाणित किया। इन खोजों ने चर्च की पृथ्वी केंद्रित धारणा को गलत सिद्ध किया और वैज्ञानिक सोच को बल दिया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति का विकास कैसा रहा। तो वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि वैज्ञानिक पद्धति का विकास था।
फ्रांसिस बेकन ने अनुभव और प्रयोग पर आधारित ज्ञान पर जोर दिया। रेने देकार्त ने तर्क और गणितीय विश्लेषण को ज्यादा महत्व दिया। इससे विज्ञान अनुमान और विश्वास के बजाय प्रमाण और प्रयोग पर ज्यादा आधारित हो गया। भौतिकी और गणित में प्रगति। 17वीं शताब्दी में भौतिकी और गणित में उल्लेखनीय प्रगति हुई। जैसे आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गणित में कैलकुलस का विकास हुआ जिसने वैज्ञानिक गणनाओं को और ज्यादा आसान बना दिया। न्यूटन का जो कार्य आधुनिक विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। जीव विज्ञान क्या विकास रहा आधुनिक विज्ञान का? तो आधुनिक विज्ञान का प्रभाव जीव विज्ञान और चिकित्सा में भी दिखाई देता है। जैसे विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। शरीर रचना और चिकित्सा अध्ययन में प्रयोग और निरीक्षण का प्रयोग ज्यादा बढ़ा। इससे चिकित्सा विज्ञान अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बना। अब हम आते हैं वैज्ञानिक संस्थाओं और ज्ञान का प्रसार कैसे हुआ। तो शताब्दी में 17वीं और 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई। जैसे रॉयल सोसाइटी जो इंग्लैंड में बनाई गई थी, अकेडमी ऑफ साइंसेज फ्रांस में। इन संस्थाओं ने क्या कार्य किए? तो बहुत सारे शोध किए, प्रयोग किए और विचारों का आदान प्रदान इससे बढ़ गया। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि आधुनिक विज्ञान का जो विकास क्रम रहा वो मानव इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने तर्क, प्रयोग और वैज्ञानिक पद्धति को ज्ञान का आधार बनाया तथा प्रकृति को समझने की नई दृष्टि प्रदान की। खगोल विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच को भी बदला, बल्कि आधुनिक तकनीक, औद्योगिक विकास और आधुनिक समाज की नींव भी रखी। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान ने मानव सभ्यता के बौद्धिक और भौतिक विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया। तो 7वां क्वेश्चन है, शताब्दी में व्यापार और औपनिवेशिक विस्तार के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आंसर आपको लिखना है कि 18वीं शताब्दी विश्व इतिहास में व्यापारिक पूंजीवाद और औपनिवेशिक साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की शताब्दी थी। यूरोपीय शक्तियों विशेषतः जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड ने वैश्विक व्यापार नेटवर्क स्थापित किए और एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका ने अपने उपनिवेशों का विस्तार किया। इस प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिरूपों को बदल दिया और उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को यूरोप केंद्रित बना दिया। अब हम बात करें वैश्विक व्यापार नेटवर्क का विस्तार कैसे रहा। तो 18वीं शताब्दी में व्यापार स्थानीय या क्षेत्रीय न रह करके पूरे विश्व भर में ग्रहण कर चुका था ये। अब बात करें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका को जोड़ने वाले जो समुद्री मार्ग थे वो विकसित हुए। अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। मसाले, कपड़े, चाय, कॉफी, चीनी, तंबाकू, ये जो चीजें थी इनके उपभोक्ता सामानों की मांग बढ़ने लगी। इससे विश्व व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। अब नेक्स्ट है कि अटलांटिक त्रिकोणीय व्यापार। तो ये अटलांटिक त्रिकोणीय व्यापार में क्या रहा? तो 18वीं शताब्दी के व्यापार का सबसे विशिष्ट जो रूप है वो त्रिकोणीय व्यापार है, यानी ट्रायंगुलर ट्रेड। ये था क्या कि यूरोप से निर्मित वस्तुएं पहले अफ्रीका भेजी जाती थी, फिर अफ्रीका से दासों को अमेरिका लाया जाता था, अमेरिका से चीनी, कपास, तंबाकू यूरोप पहुंचते थे। तो ये हो गया ना त्रिकोणीय व्यापार, इसी को बोला गया है। ठीक है, कि मतलब यूरोप से जो बनाई हुई चीजें थी वो अफ्रीका जाती थी, अफ्रीका से दासों को अमेरिका लाया जाता था, अमेरिका से चीनी, कपास और तंबाकू यूरोप पहुंचाए जाते थे। यह व्यापार यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी था, लेकिन मानवीय दृष्टि से बहुत ज्यादा अमानवीय था। औपनिवेशिक विस्तार और साम्राज्य निर्माण। 18वीं शताब्दी में व्यापार और औपनिवेशिक विस्तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उपनिवेशों को लेकर संघर्ष हुआ, जिसका चरम रूप 7 वर्षीय यानी कि 1756 से लेकर 63 तक ये पूरा संघर्ष 7 वर्ष तक चला था, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उपनिवेश को लेकर हुआ था। इसके बाद हम बात करें, युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत और उत्तरी अमेरिका में अपनी स्थिति भी मजबूत की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जैसे ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता का माध्यम भी बन गई। इससे व्यापारिक उपनिवेश धीरे धीरे राजनीतिक उपनिवेशों में बदल गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों की आर्थिक भूमिका। उपनिवेशों को यूरोपीय शक्तियों ने कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित किया। उपनिवेशों के स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। एक पक्षी व्यापार नीतियां लागू की गई। उपनिवेशी अर्थव्यवस्थाएं यूरोप पर निर्भर हो गई और यह औपनिवेशिक शोषण की पूरी संरचना थी। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक पूंजीवाद और राज्य की भूमिका क्या रही। तो 18वीं शताब्दी में व्यापारिक पूंजीवाद अपने उत्कर्ष यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया। राज्यों ने व्यापार को नियंत्रित और संरक्षित किया। नौसेनाओं का विस्तार हुआ। उपनिवेशों को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा। इससे राज्य और व्यापारिक वर्ग के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ।
अब आपको कंक्लूजन लिखना है कि 18वीं शताब्दी में व्यापार और औपनिवेशिक विस्तार का ने आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था की नींव रखी। वैश्विक व्यापार नेटवर्क, त्रिकोणीय व्यापार, औपनिवेशिक साम्राज्यों के विस्तार ने यूरोप को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया, जबकि उपनिवेशों को आर्थिक शोषण और निर्भरता की स्थिति में डाल दिया। इस प्रक्रिया ने आगे चल कर औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक साम्राज्यवाद के लिए आधार तैयार किया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के व्यापार और औपनिवेशिक प्रतिरूप विश्व इतिहास में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 17वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रवृत्तियों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास में गहन बौद्धिक परिवर्तन की शताब्दी थी। इस काल को अक्सर मध्यकाल और आधुनिक युग के बीच का सेतु माना जाता है। धार्मिक प्रभुत्व, परंपरागत दार्शनिक मान्यताओं और सामंती मूल्यों को चुनौती देते हुए नई वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक विचारधाराएं इस युग में उभरी। इन बौद्धिक प्रवृत्तियों ने आधुनिक यूरोप की नींव भी रखी। अब वैज्ञानिक क्रांति और अनुभववाद की बात करें तो 17वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली बौद्धिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक क्रांति थी। कुछ महान वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था वैज्ञानिक क्रांति को सबके सामने उजागर करने के लिए। कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और न्यूटन के कार्यों ने प्रकृति को समझने का नया तरीका दिया। फ्रांसिस बेकन ने अनुभव और प्रयोग पर आधारित ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया। इस प्रवृत्ति ने धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति को ज़्यादा महत्व दिया। अब तर्कवाद की बात करें तो इस काल में तर्कवाद का भी विकास हुआ। रेने देकार्ट इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मानव बुद्धि और तर्क की सर्वोच्चता को दर्शाता है। तर्कवाद ने गणित और दर्शन में निश्चितता की खोज को प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं धार्मिक विचारों में परिवर्तन क्या क्या हुए। तो 17वीं शताब्दी में धार्मिक सोच में भी बदलाव आए। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के प्रभाव जारी रहे। चर्च की निरंकुश सत्ता को चुनौती भी दी गई। धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत आस्था पर बल भी बढ़ा। क्वेकर्स जैसे संप्रदाय इसी प्रवृत्ति का परिणाम थे। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक विचारों का विकास कैसा हुआ। तो राजनीतिक चिंतन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। जैसे थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन में सशक्त राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों और सीमित शासन का सिद्धांत भी दिया। इन विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की नींव भी रखी। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मानवतावाद और व्यक्तिवाद का विस्तार कैसा रहा। तो पुनर्जागरण की परंपरा को बढ़ाते हुए 17वीं शताब्दी में मानव बुद्धि और क्षमता का विश्वास बढ़ा। व्यक्तिवाद को महत्व मिला। मनुष्य ज्ञान और इतिहास का केंद्र माना जाने लगा। अब आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है कि 17वीं शताब्दी की बौद्धिक प्रवृत्तियां आधुनिक यूरोप के निर्माण में निर्णायक सिद्ध हुई। वैज्ञानिक क्रांति, तर्कवाद, अनुभववाद, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक राजनीतिक विचारों ने मध्यकालीन सोच को पीछे छोड़ दिया। इन प्रवृत्तियों ने न केवल ज्ञान की नई परिभाषा गढ़ी बल्कि आधुनिक विज्ञान, राज्य और समाज की वैचारिक नींव भी रखी। इस प्रकार 17वीं शताब्दी जो थी यूरोप के बौद्धिक इतिहास में एक युगांतकारी काल था। ठीक है। नंबर 9 है जो वणिकवाद की धारणा की व्याख्या कीजिए और कुछ यूरोपीय देशों में वणिकवाद के विकास पर चर्चा भी कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वणिकवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में विकसित एक प्रमुख आर्थिक विचारधारा और नीति प्रणाली मानी जाती थी। इसका उद्देश्य था राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि को बढ़ाना, जिसे मुख्यतः धन संपदा जैसे कि सोना चांदी के संचय से जोड़ा गया। वणिकवाद ने राज्य, व्यापार और उपनिवेशों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व भी किया। अब बात करते हैं कि वणिकवाद की अवधारणा क्या थी। तो वणिकवाद कोई एक सुसंगठित सिद्धांत न होकर विभिन्न आर्थिक नीतियों और व्यवहारों का समूह था। इसके प्रमुख तत्व क्या क्या थे। तो राष्ट्र की समृद्धि का माप, बहुमूल्य धातुओं का संचय करना, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात पर नियंत्रण करना, व्यापार में राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप होना और औपनिवेशिक विस्तार द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति और बाजारों की प्राप्ति करना। ठीक है। सशक्त नौसेना और व्यापारी वर्ग का संरक्षण भी करना वणिकवाद की अवधारणा के अंदर ही आता है। इस विचारधारा में अर्थव्यवस्था को शून्य योग खेल माना जाता था, जिसमें एक राष्ट्र का लाभ दूसरे की हानि से संभव होता था। मतलब कि वणिकवाद में ये माना जाता था कि एक राष्ट्र का लाभ होगा तो दूसरे की हानि उससे संभव है। इंग्लैंड में वणिकवाद का विकास हुआ। इंग्लैंड में वणिकवाद का विकास विशेष रूप से सफल भी रहा। अब इसमें कुछ दिए गए हैं कि नेविगेशन अधिनियम के माध्यम से विदेशी जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए गए। घरेलू उद्योगों और व्यापारिक कंपनियों का राज्य संरक्षण मिला इंग्लैंड के अंदर। औपनिवेशिक व्यापार पर इंग्लैंड का नियंत्रण रहा। इन नीतियों ने इंग्लैंड को एक शक्तिशाली समुद्री और व्यापारिक राष्ट्र बना दिया। फ्रांस में वणिकवाद का कैसा स्वरूप रहा। तो फ्रांस में वणिकवाद का विकास जॉन बातिस्ट कोलबेर के नेतृत्व में हुआ। इसे कोलबेरवाद कहा जाता है। राज्य ने उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और गुणवत्ता नियंत्रण भी लागू किए। आयात पर उच्च शुल्क लगाया गया और निर्यात पर प्रोत्साहन दिया गया। हालांकि फ्रांस की कृषि उपेक्षित रही।
मतलब कि वणिकवाद पे जोर देने की वजह से कृषि की उपेक्षा भी करी गई, फिर भी औद्योगिक उत्पादन और राजस्व में वृद्धि देखने को मिली। अब हम बात करें स्पेन में वणिकवाद, तो स्पेन में वणिकवाद मुख्यतः अमेरिका से प्राप्त सोने चांदी पर ही आधारित था। खनिज संपदा के अत्यधिक आयात से महंगाई भी बढ़ने लगी, घरेलू उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत कमजोर रहा। मतलब वणिकवाद का देखा जाए तो स्वरूप स्पेन के अंदर दीर्घकाल में असंतुलित ही देखने को मिला और कमजोर भी सिद्ध हुआ। और नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में वणिकवाद ने एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र नीदरलैंड है, जो कि व्यापार, बैंकिंग और जहाजरानी में उन्नति देखने को मिली। अपेक्षाकृत कम राज्य हस्तक्षेप देखने को मिला। वैश्विक व्यापार नेटवर्क का विस्तार देखने को मिला। डच वणिकवाद अधिक व्यवहारिक और उदार था। कॉन्क्लूजन में आपको लिखना होगा, वणिकवाद ने यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्य, पूंजीवाद और औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की नींव रखी। इंग्लैंड और फ्रांस में अपेक्षाकृत सफल रहा, जबकि स्पेन में इसकी सीमाएं स्पष्ट हो गई। यद्यपि 18वीं शताब्दी में उदार आर्थिक विचारों ने वणिकवाद को चुनौती भी दी, फिर भी यूरोपीय आर्थिक इतिहास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्म सुधार और धर्म सुधार विरोधी आंदोलनों पर एक लेख लिखिए। तो 16वीं शताब्दी का यूरोप धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। रोमन कैथोलिक चर्च की बढ़ती शक्ति, भ्रष्टाचार और धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ। दोनों के प्रत्युत्तर में कैथोलिक चर्च ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए धर्म सुधार विरोधी आंदोलन आरंभ किए। इन दोनों आंदोलनों ने यूरोप में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अब हम बात करें धर्म सुधार आंदोलन थे क्या, उनका अर्थ और पृष्ठभूमि। तो धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य था चर्च की कुरीतियों को दूर करना और ईसाई धर्म को उसके मूल को लौटाना था। इसके प्रमुख कारण क्या थे, तो चर्च में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और नैतिक पतन था उसको खत्म करना, पाप मुक्ति पत्रों की बिक्री पे रोकथाम लगाना, पोप की निरंकुश सत्ता को खत्म करना भी इसका मुख्य कारण था। और भी थे कि पुनर्जागरण और मानवतावाद के प्रभाव को उजागर करना, छापे खाने के माध्यम से विचारों का प्रसार करना। इन परिस्थितियों ने धार्मिक असंतोष को व्यापक बना दिया। अब प्रमुख धर्म सुधारक और उनके विचार क्या थे, तो सबसे पहले मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ते हैं। उनके विचार क्या थे। 1517 में 95 सूत्र प्रस्तुत कर लूथर ने धर्म सुधार की शुरुआत की। इन्होंने धर्म ग्रंथों की सर्वोच्चता पे ध्यान दिया, केवल विश्वास द्वारा मुक्ति पे ही ध्यान दिया और पोप की सत्ता का विरोध भी किया। जॉन कैल्विन, जो कि दूसरे विचारक थे, पूर्व नियति का सिद्धांत दिया, कठोर नैतिक अनुशासन पे जोर दिया और जिनेवा को धर्म सुधार का केंद्र बनाया। हेनरी अष्टम, इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की, पोप से संबंध विच्छेद परंतु धार्मिक सिद्धांतों में सीमित परिवर्तन के बारे में व्याख्या की। धर्म सुधार आंदोलनों के प्रभाव की बात करें हम, तो यूरोप में प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का उदय हुआ, चर्च की सत्ता में कमी दिखाई दी, राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि देखने को मिला, शिक्षा और साक्षरता का विस्तार हुआ, धार्मिक युद्धों की शुरुआत भी देखने को मिली। तो इस आंदोलन ने मध्यकालीन धार्मिक एकता को तोड़ दिया। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार विरोधी आंदोलन कौन से थे। तो धर्म सुधार के प्रभाव को रोकने और कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए चर्च ने धर्म सुधार विरोधी आंदोलन चलाया। इसके प्रमुख उपाय क्या थे कि ट्रेंट की सभा बुलाई गई, चर्च अनुशासन में सुधार किया गया और कैथोलिक सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की गई। जेसुइट संघ की भूमिका क्या रही, तो इग्नेशियस लोयोला द्वारा स्थापना की गई थी जेसुइट संघ की। इसमें शिक्षा, प्रचार और मिशनरी गतिविधियों पर ध्यान दिया गया और कैथोलिक प्रभाव को पुनः मजबूत करने की कोशिश करी गई। धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के प्रभाव देखने की बात करें हम कि क्या दिखाई दिया, तो कैथोलिक चर्च में आंतरिक सुधार देखने को मिला, दक्षिणी यूरोप में कैथोलिक धर्म की मजबूती देखने को मिली, धार्मिक संघर्षों की तीव्रता देखने को मिली, कला और संस्कृति में कैथोलिक पुनरुत्थान हुआ। कॉन्क्लूजन में बात करें, धर्म सुधार और धर्म सुधार विरोधी आंदोलन यूरोपीय इतिहास की दो परस्पर जुड़ी प्रक्रियाएं थी। धर्म सुधार ने धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आस्था और राष्ट्रीय चर्चों को बढ़ावा दिया, जबकि धर्म सुधार विरोधी आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को संगठित और अनुशासित बनाया। इन आंदोलनों ने यूरोप की धार्मिक एकता को तोड़ा, परंतु आधुनिक युग के लिए धार्मिक बहुलता, आधुनिक राज्य और बौद्धिक चेतना की नींव भी रखी। इस प्रकार इन आंदोलनों का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व यूरोप में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिए। तो 1789, मतलब इस क्वेश्चन में हमें फ्रांसीसी क्रांति से पहले, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे पहले क्या क्या मेन घटनाएं हुई जिससे फ्रांसीसी क्रांति प्रभावित हुई, उसके बारे में हमें लिखना है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि इससे पूर्व पूरे यूरोप में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक परिवर्तनों, संघर्षों और वैचारिक आंदोलनों का परिणाम थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों में राजतंत्र, संसद, अभिजात वर्ग और जनता के बीच काफी सारे संघर्ष जो कि तीव्र होते गए। इन घटनाक्रमों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार किया। निरंकुश राजतंत्र का उदय और संकट की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देशों में, जैसे कि हम बात करें अमेरिका की, हम जैसे बात करें
और दूसरे ब्रिटेन वगैरह की, तो उनमें भी निरंकुश राजतंत्र का विकास हुआ, जिससे फ्रांस में लुई 14वें का कथन जो था राज्य मैं हूँ निरंकुशता का एक प्रतीक माना जाता है। राजा की सत्ता कर, सेना और न्याय व्यवस्था पर केंद्रित थी। हालांकि समय के साथ यह व्यवस्था आर्थिक संकट, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जनता के असंतोष के कारण कमजोर भी पड़ने लगी। अब हम बात करें इंग्लैंड के राजनीतिक क्रांतियों का क्या इफेक्ट पड़ा फ्रांसीसी क्रांति पे, तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले इंग्लैंड में घटित राजनीतिक घटनाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, जैसे इंग्लिश गृह युद्ध हुआ था 1642 से 49 के बीच में, जो चार्ल्स प्रथम था वहां का राजा और जो संसद के बीच, इन दोनों के बीच में चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच संघर्ष हुआ था और राजा को मृत्युदंड दिया गया और उसके बाद गणराज्य की स्थापना की गई। गौरवशाली क्रांति जो थी 1688 में निरंकुश राजतंत्र के अंत के रूप में उभरी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संसद की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों की यहाँ पे पुष्टि भी मिलती है। अब इंग्लैंड का यह अनुभव यूरोप और विशेषतः फ्रांस के चिंतकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। अब हम बात करते हैं प्रबोधन युग और राजनीतिक विचार का क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति में, तो 18वीं शताब्दी में प्रबोधन आंदोलन ने यूरोपीय राजनीति को नई दिशा दी। अब कुछ विचारक जैसे कि जॉन लॉक थे, प्राकृतिक अधिकार और सीमित शासन, और मॉन्टेस्क्यू की सत्ता का विभाजन का सिद्धांत, रूसो सामाजिक अनुबंध और जनसत्ता का सिद्धांत, इन सब विचारकों के जो सिद्धांत थे, इन विचारों ने निरंकुश शासन को वैचारिक चुनौती दी और जनसत्ता की अवधारणा को मजबूत भी किया। अब हम बात करें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव क्या रहा फ्रांस की क्रांति पे, तो 1776 की अमेरिकी क्रांति ने यूरोप विशेषतः फ्रांस पर गहरा प्रभाव डाला। जनता की संप्रभुता और लिखित संविधान की अवधारणा भी यहीं से फ्रांस को मिली। अब बात करें स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के सिद्धांत की, तो फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता की, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई और राजनीतिक असंतोष भी बढ़ा। अब हम बात करें यूरोपीय राज्यों में सामाजिक राजनीतिक तनाव कैसा देखने को मिला, तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप में जो अभिजात वर्ग थे, यानी कि जो मतलब समृद्ध कैटेगरी के लोग थे, वो भी, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। सामान्य जनता पर करों का बोझ बढ़ता, प्रशासनिक असमानता और भ्रष्टाचार व्याप्त था। इन परिस्थितियों ने जनता को राजनीतिक परिवर्तन की ओर उन्मुख किया। आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व यूरोप में निरंकुश राजतंत्र का संकट, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा, प्रबोधन युग के विचार, अमेरिकी क्रांति जैसी घटनाओं ने राजनीतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया। इन घटनाक्रमों ने जनता को अधिकारों, प्रतिनिधित्व और समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अतः फ्रांसीसी क्रांति को केवल फ्रांस की आंतरिक घटना न मानकर पूर्ववर्ती यूरोपीय राजनीतिक विकासों की परिणति के रूप में समझना अधिक उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी क्रांति के उत्तरदायी घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिए। तो अंग्रेजी क्रांति क्या थी, तो अंग्रेजी क्रांति 17वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र को चुनौती देकर के संवैधानिक शासन और संसदीय सर्वोच्चता की नींव रखी। 1940 के दशक में इंग्लिश गृह युद्ध, चार्ल्स प्रथम के वध और आगे चल करके 1688 की गौरवशाली क्रांति के रूप में सामने आई। यह क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि अनेक दीर्घकालिक और तात्कालिक घटनाक्रमों की परिणति से हुई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्यूडर काल की विरासत और स्टुअर्ट शासक के। तो ट्यूडर शासकों के काल में राजतंत्र मजबूत हुआ, लेकिन वे संसद के साथ संतुलन बनाए रखते थे। स्टुअर्ट वंश, जिसमें जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने दैवीय अधिकार सिद्धांत में विश्वास किया, संसद की भूमिका को गौड़ समझा और इससे राजा और संसद के बीच टकराव की शुरुआत भी हुई। अब हम बात करते हैं चार्ल्स प्रथम और संसद का संघर्ष कैसा रहा। तो चार्ल्स प्रथम का शासन अंग्रेजी क्रांति का केंद्रीय कारण था। संसद की सहमति के बिना वो कर वसूलता था और पेटिशन ऑफ राइट की अवहेलना भी करता था। वो 1629 से 40 तक की संसद को भंग करके वो अकेले शासन किया और इन कदमों ने राजनीतिक असंतोष को गहरा कर दिया। वित्तीय संकट और कर नीति कैसी थी उसके शासनकाल में, तो राजा को युद्ध और दरबार के खर्चों के लिए धन की आवश्यकता थी। सीप मनी जैसे कर संसद की अनुमति के बिना लगाए गए। व्यापारिक और मध्य वर्ग जो थे इससे असंतुष्ट हुआ। आर्थिक दबाव ने राजनीतिक विरोध को संगठित रूप दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक असंतोष। धार्मिक प्रश्न अंग्रेजी क्रांति का अत्यंत संवेदनशील पहलू था। जो चार्ल्स प्रथम और आर्च बिशप लॉर्ड की जो नीतियां थी, चर्च में कैथोलिक अनुष्ठानों की पुनर्वापसी का भय, प्यूरिटनों का उत्पीड़न, इससे धार्मिक स्वतंत्रता के प्रश्न ने राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लिया। अब स्कॉटलैंड और आयरलैंड की समस्या की बात करें तो राजा की धार्मिक नीतियों का विरोध केवल इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं था। स्कॉटलैंड में बिशप युद्ध हुए, आयरलैंड में बहुत सारे विद्रोह देखने को मिले। इन संकटों ने राजा को संसद बुलाने के लिए मजबूर भी किया, जिससे संघर्ष खुल करके सामने आया। अब लॉन्ग पार्लियामेंट और गृह युद्ध की बात करें तो 1640 में बुलाई गई लॉन्ग पार्लियामेंट ने राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाया। निरंकुश नीतियों की आलोचना भी की गई। 1642 में राजा और संसद के बीच इंग्लिश गृह युद्ध छिड़ गया, जो अंततः राजा की पराजय के रूप में और मृत्युदंड में जाकर के समाप्त हुआ। सामाजिक और वैचारिक पृष्ठभूमि क्या रही, तो मध्य वर्ग का उदय हुआ, पूंजीवादी आर्थिक संबंधों का विस्तार हुआ, स्वतंत्रता और अधिकारों पर बढ़ती चेतना। इन सामाजिक परिवर्तनों ने क्रांति के लिए वैचारिक आधार भी तैयार किया। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना होगा, तो अंग्रेजी क्रांति के उत्तरदायी घटनाक्रम राजनीतिक निरंकुशता, संसद के अधिकारों का हनन, आर्थिक शोषण, धार्मिक असंतोष और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े थे। यह क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी थी। अंग्रेजी क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है और शासन जनता की सहमति से ही वैध होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, इसकी तरफ क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ब्रिटेन में कृषि के क्षेत्र में हुए विकास क्रमों की व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटेन में 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्हें सामान्यतः कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इन विकास क्रमों ने न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाया बल्कि सामाजिक आर्थिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक श्रम, पूंजी और खाद्यान्न उपलब्ध कराने में ब्रिटेन की कृषि प्रगति की निर्णायक भूमिका भी रही। अब कृषि क्रांति हुई कैसे थी, स्टार्टिंग कैसे किया गया था, तो हम बात करें मध्यकालीन ब्रिटेन में कृषि खुले खेत प्रणाली पर आधारित थी जिसमें उत्पादन सीमित और परंपरागत था। 17वीं शताब्दी से भूमि निजीकरण, वैज्ञानिक प्रयोगों और बाजार उन्मुख उत्पादन ने कृषि में परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दिया। यानी कि 17वीं सेंचुरी से पहले वहाँ पे खेती जो थी वो ट्रेडिशनल मेथड से होती थी, यानी पारंपरिक तरीके से होती थी। 17वीं शताब्दी के बाद भूमि में निजीकरण, वैज्ञानिक प्रयोग और बाजार के लिए बाजार उन्मुख मतलब कि बाजार खोल दिए गए, किसानों के लिए फसल खरीदने बेचने की जो सुविधाएं थी वो आसान हो गई। इससे क्या हुआ, कृषि में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। अब हम इसमें कुछ आंदोलन की बात करें, जैसे घेराबंदी आंदोलन का क्या हाथ रहा इसके पीछे, तो ब्रिटेन की कृषि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण चरण था घेराबंदी आंदोलन। इस आंदोलन में की भूमिका क्या थी, तो सामुदायिक भूमि को निजी स्वामित्व में बदला गया। बड़े भूस्वामी आधुनिक खेती अपनाने लगे, मतलब जो बड़े किसान थे वो आधुनिक खेती मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके जो मॉडर्न मेथड थे उस मॉडर्न मेथड को अपनाया और खेती उस मॉडर्न मेथड के तरीके से करने लगे। छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को भूमि से वंचित होना पड़ा। ये एक इसका माइनस पॉइंट था कि जो छोटे किसान थे यानी जिनके पास खेत कम था, जो छोटे किसान थे या फिर जिनके पास खेत बिल्कुल ही नहीं था यानी भूमिहीन मजदूर थे, उनको क्या हुआ, उनको भूमि नहीं मिली। इस प्रक्रिया से क्या हुआ, उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन सामाजिक असमानता भी देखने को मिली क्योंकि छोटे और किसान और बड़े किसानों में ये जो खाई थी वो और बड़ी होती गई और उससे क्या हुआ, समाज में असमानता देखने को मिला। अब हम बात करते हैं फसल चक्र प्रणाली में क्या सुधार किया गया। तो परंपरागत 2 फसली प्रणाली के स्थान पर 4 फसली प्रणाली विकसित की गई। टर्निप और क्लोवर जैसे फसलों का प्रयोग किया गया। भूमि की उर्वरता बनी रही। पशुपालन को बढ़ावा मिला। उत्पादन संभव हुआ और कृषि अधिक लाभकारी बनी। कृषि तकनीक और औजारों में सुधार किया गया। 18वीं शताब्दी में कृषि यंत्रों में नवाचार हुए, जैसे जेथ्रो टूल एक था जो बीज बोने की मशीन होती थी, उसका उपयोग किया जाने लगा। बेहतर हल और उपकरण उपयोग किए जाने लगे। इससे फायदा क्या हुआ कि जो श्रम की बचत होने लगी और उत्पादन क्षमता भी बढ़ी। पशुपालन में क्या सुधार हुए, तो पशुपालन जैसे कि चयनित प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का उपयोग करके तकनीक अपना करके क्या हुआ, पशुओं का आकार और उत्पादकता बढ़ाई गई। मांस और दूध उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली। यह सुधार कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग भी बना। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजीवाद और बाजार पर इसका क्या प्रभाव रहा। तो कृषि अब केवल आत्मनिर्भर नहीं रही, उत्पादन बाजार के लिए होने लगा। कृषि में पूंजी निवेश भी बढ़ा। कृषि और उद्योग के बीच संबंध स्थापित हुआ, मजबूत हुआ, इससे सुदृढ़ हुआ और इससे कृषि पूंजीवाद का भी विकास हुआ। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना होगा, ब्रिटेन में कृषि के क्षेत्र में हुए विकास क्रमों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। घेराबंदी आंदोलन, फसल चक्र में सुधार, तकनीकी नवाचार और बाजार उन्मुख खेती से उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। यद्यपि इन परिवर्तनों से ग्रामीण समाज में असमानता और विस्थापन की समस्याएं भी उत्पन्न हुई, फिर भी दीर्घकाल में यह कृषि विकास औद्योगिक क्रांति की आधारशिला बना और इस प्रकार ब्रिटेन की कृषि प्रगति आधुनिक यूरोपीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अब ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिकी क्रांति पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको। तो सबसे पहले अमेरिकी क्रांति की शुरुआत के बारे में हम बात करते हैं तो 1775 से लेकर 83 तक ये चलने वाली क्रांति थी। विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा को सशक्त आधार प्रदान किया। इस क्रांति के जो रिजल्ट थे वो ये थे कि ब्रिटिश शासन के अधीन जो 13 अमेरिकी उपनिवेश थे वो स्वतंत्र हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका का वहां से उदय हुआ। यह क्रांति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं थी बल्कि यह नागरिक अधिकारों, जनसत्ता और संवैधानिक शासन की स्थापना का आंदोलन भी था। क्रांति के कारण क्या थे, तो अमेरिकी क्रांति के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक कारण थे। 1763 के 7 वर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन पर भारी ऋण हो गया, जिसकी भरपाई के लिए उसने क्या किया कि अमेरिका के उपनिवेश जो थे जिसपे उसका जो शासनकाल चल रहा था उस पर उसने नए कर लगाने शुरू कर दिए। जैसे स्टाम्प एक्ट हो गया जो कि 1765 में लगाया था, टाउनसेंड कर हो गए और चाय पे कर लगा दिया था। जैसे कानूनों ने उपनिवेशवासियों में, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी जहाँ पे अंग्रेजों का शासनकाल था वहाँ के जो लोगों के अंदर असंतोष पैदा हुआ। उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना भी कर लगाया। इसके लिए उसका नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया गया, किसके थ्रू, उपनिवेशवासियों के थ्रू। और इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की व्यापारिक नीतियां उपनिवेशों की आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा बन रही थी। साथ ही प्रबोधन काल के दार्शनिकों जैसे कि जॉन लॉक हो गए, इनके विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और प्राकृतिक अधिकारों की चेतना को भी मजबूत किया। की प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही, तो 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयों से अमेरिकी क्रांति का सशस्त्र चरण प्रारंभ हुआ। इसके बाद उपनिवेशों ने द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन भी किया जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनापति बनाया गया। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई जिसमें ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई।
फ्रांस ने अमेरिका को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे ब्रिटेन की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। और फिर 1781 में यार्क टाउन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना की पराजय भी हुई और 1783 की पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को औपचारिक मान्यता भी दे दी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अमेरिकी क्रांति का महत्व की बात करें तो अमेरिकी क्रांति का महत्व केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इस क्रांति ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की और लिखित संविधान के माध्यम से शासन व्यवस्था को सुदृढ़ यानी मजबूत किया। 1787 का अमेरिकी संविधान बाद में जोड़ा गया और अधिकारों का विधेयक जो है नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के प्रतीक भी बने। अब इसमें अब आपको लिखना है, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति सहित अनेक यूरोपीय और औपनिवेशिक स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरणा भी दी। इसने यह सिद्ध किया कि जनता की इच्छा और अधिकार किसी भी साम्राज्यवादी सत्ता से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, अमेरिकी क्रांति आधुनिक विश्व के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। इसने स्वतंत्रता, समानता, जनसत्ता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतार कर दिखाया। इसलिए अमेरिकी क्रांति को केवल एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक चेतना का प्रारंभिक आधार भी माना जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। प्रबोधन की विरासतों पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। तो प्रबोधन पहले हम समझते हैं कि 17th और 18th सेंचुरी में एक प्रमुख बौद्धिक आंदोलन के रूप में था, जिसने मानव तर्क, विवेक और अनुभव को ज्ञान का आधार माना। इसका उद्देश्य अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और निरंकुश सत्ता को चुनौती देना था। अब इसमें कुछ विचारक थे जैसे कि वोल्टेयर, रूसो, मॉन्तेस्क्यू, दिदरो और कांट जैसे विचारकों ने समाज, राजनीति और ज्ञान की नई व्याख्या को भी प्रस्तुत किया। प्रबोधन केवल एक ऐतिहासिक आंदोलन नहीं था बल्कि एक ऐसी बौद्धिक विरासत है जिसमें आधुनिक विश्व की नींव रखी। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विरासत के बारे में हम बात करें कि इसका कैसा था, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रबोधन का कैसा रहा, तो प्रबोधन आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत तर्कशीलता है, जो कि वैज्ञानिक पद्धति को सामाजिक राजनीतिक चिंतन में अपनाया गया। अब प्राकृतिक नियमों के आधार पर समाज को समझने का प्रयास भी हुआ है। अब हम बात करें इससे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी पर क्या असर पड़ा, तो आलोचनात्मक सोच का विकास भी इसमें देखने को मिलता है हमें प्रबोधन आंदोलन के अंदर। राजनीतिक विचार और लोकतंत्र की बात करें हम तो प्रबोधन ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया, जैसे जन संप्रभुता और सामाजिक अनुबंध की अवधारणा प्रस्तुत करना, संवैधानिक शासन और सत्ता का विभाजन और नागरिक अधिकारों और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। इन विचारों ने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों को वैचारिक आधार भी प्रदान किया। अब धार्मिक सहिष्णुता की बात करें और धर्मनिरपेक्षता की, तो प्रबोधन ने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय माना। उसमें ये बताया गया कि जो किसी भी वर्ग का जो धर्म है वो उस वर्ग का व्यक्तिगत मामला हो सकता है पर वो पूरे राज्य का नहीं। ठीक है, चर्च और राज्य के पृथक्करण पर भी जोर दिया गया, धार्मिक सहिष्णुता और विवेक की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया गया। इससे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा विकसित हुई। अब हम शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो प्रबोधन ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन भी माना, जैसे कि ज्ञान कोश का प्रकाशन, साक्षरता और सार्वजनिक विमर्श का विस्तार यहाँ पे देखने को इस आंदोलन के अंतर्गत मिलता है, जो कि शिक्षा को अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग समझा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानवाधिकार और सामाजिक सुधार कैसे हुए, तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श, दासता, यातना और मनमानी दंड के विरोध करना, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार की प्रारंभिक चेतना को जगाना, इन विचारों ने आधुनिक मानवाधिकार विमर्श को जन्म दिया। अब इसमें आपको सीमाएं और आलोचनाएं भी लिखनी है, सीमाएं और आलोचनाएं भी इसकी लिखनी है। इसकी क्या सीमाएं और आलोचनाएं थी, तो हालांकि प्रबोधन की विरासत तो बहुत ज्यादा व्यापक है पर इसकी सीमाएं भी थी, जैसे कि यूरोपीय केंद्रित दृष्टिकोण इसमें देखने को मिला, औपनिवेशिक प्रभुत्व को चुनौती देने में सीमित भूमिका थी इसकी, और सभी वर्गों जैसे कि महिलाओं को समान रूप से शामिल नहीं कर पाया गया इसमें। तो ये सारे कुछ इसकी सीमाएं और आलोचनाएं थी। आपको कंक्लूजन में अब लिखना होगा, प्रबोधन की विरासत आधुनिक विश्व की बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना में गहराई से रची बसी है। तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतंत्र, मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता इसके अस्थायी योगदान है। यदि भी इसकी सीमाएं भी थी फिर भी प्रबोधन ने मानव इतिहास को मध्यकालीन अंधकार से आधुनिक चेतना की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार प्रबोधन आधुनिक सभ्यता की आधारशिला के रूप में स्मरणीय है। तो ये हो गया पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक हमने कर लिया। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करे हैं आपने, ये सारे 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 400 से 500 के बीच में लिखने होते हैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले ही थे, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक अगर सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाओ तो आपका पेपर इससे बाहर से आने वाला नहीं है। बाकी जो सेकंड वीडियो रहेगी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ आपको संक्षिप्त टिप्पणी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कराऊंगा, शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं। तो अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आप पूरा क्वेश्चंस करके आ सकते हो पेपर में। आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको। और बाकी आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।